सब कोई शांति बैठ जाइए। आप बोले क्या समस्या है? तो आपका स्कूल की समस्या है, मुंह पे पूछ दीजिए। आओ का होती है FIR। आपकी स्कूल की समस्या आपके स्कूल टीचर प्रिंसिपल समझे। यहाँ पे कोई समस्या है तो बोलिए। यहाँ पे भी किसी को कोई बोला है जी? आए? बोल। अच्छा, वो लड़की की संख्या ज्यादा है तो लाज जूता खा गई हो, क्या दिक्कत है? वैसे डर ना लगता है, कोई बात नहीं। सके अकेला के लिए मारिए, कुछ करना है ऐसे झोंका लपेट के बस। इसके असली ताकत झोंकड़े में है, पकड़ लो, काम क्लियर। चलिए यहाँ आइए, हम लोग राजनीति विज्ञान के दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली को। और आज हमारा चौथा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था के जो क्रियान्वयन है उसके बारे में। कल हम लोग भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़े थे, क्या क्या विशेषता है। उसके बाद नाइजीरिया में संघवाद के कब विकास हुआ, स्थापना। और एक और था, तुमको कौन हो, वेस्ट इंडीज। इन दोनों को कहानी पढ़े थे, कल का वही था हम लोगों का। अब हम लोग आगे चलते हैं। खैर इसके बारे में कल तुम लोगों को हम बता दिए थे। कल हम बताए थे कि संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता होता है विश्वास, भरोसा। अगर ना हो तो नहीं चल पाएगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कहाँ, नाइजीरिया में। वहां पे 3 जनजाति और आपस में अपने को ऊंचा उठाने के लिए, जो जाति समूह था और ऊंचा उठाने के लिए आपस में टकराया और वो संघवाद टूट गया था। तो विश्वास की जरूरत होता है, वही हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि संघीय व्यवस्था का कार्यकरण के लिए लिखित संवैधानिक प्रावधान तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ लिखित संवैधानिक प्रावधान के होने से उस देश में संघीय व्यवस्था सफल होगा ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको सफल होने के लिए एक और चीज होना चाहिए, भरोसा, विश्वास। ठीक। संघीय सिद्धांतों का कार्यान्वयन राजनैतिक, सांस्कृतिक विचारधारा, इतिहास, वास्तविकताओं और से निर्देशित होता है। यानी संघ जो बनता है उसमें तुमको कुछ राजनीतिक चीज भी भूमिका निभाता है, संस्कृति का भी भूमिका होता है, आपका विचारधारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी भूमिका निभाता है, और कुछ इतिहास की वास्तविकता भी इसमें अपना भूमिका निभाता है। और ये सब अगर एक साथ है, इनमें आपसी तालमेल है, तभी हम कह सकते हैं कि उस देश में संघवाद जो है वो सफल होगा। नहीं तो संघवाद को सिर्फ लिखित संविधान बना देने से, नियमों को बना देने से सफल नहीं हो पाएगा। और ऐसा हम एग्जाम्पल में कल देख चुके हैं नाइजीरिया में, वहां पे सफल नहीं हो पाया था क्योंकि आपसी टकराव था, एकता नहीं था। हम लोगों को अगर संघीय इकाइयों में आपसी विश्वास न हो, एक दूसरे के साथ सहयोग न हो, एक दूसरे के लिए सम्मान और संयम नहीं हो, तो आपको संघवाद सफल नहीं हो सकता है। संघवाद को सफल होने के लिए इन सारी चीजों को होना आवश्यक। ये चीजें हैं तभी जाकर के संघीय शासन व्यवस्था सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाएगा, यानी सफल हो पाएगा, सही से वो व्यवस्था चल पाएगा। राजनीतिक दलों की उपस्थिति, सत्ता में साझेदारी के उनके प्रयत्न एवं व्यवहार से भी संघीय व्यवस्था की सफलता या असफलता निर्धारित होती है। संघीय व्यवस्था सफल होगा या असफल होगा ये इस पे भी डिपेंड करता है, राजनीतिक दल पे। अगर राजनीतिक दल चाह रहा है कि हाँ हम संघ में रहें तो रह सकता है, ना चाहे तो नहीं रह सकता है। पीछे हम लोग पढ़े थे यूगोस्लाविया टूट गया था और टूटने का वजह था वहां के नेता सब अपना मतलब पूरा करने के लिए वो देश को ही तोड़ दिया। अगर हमारे देश के जो राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग राज्यों के इकाइयों के, वो पार्टी ही अगर चाह जाए कि हमको भारत से अलग होना है, असल में अलग होना है, साथ होना है, ये जो बात उठती है ना वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही उठाया जाता है। जो सरकार में है वही बात उठाता है, ठीक, कि हम रहेंगे कि न रहेंगे। और सरकार तभी बनेगा जब आपके पास उतना सीट रहेगा, और सीट राजनीतिक पार्टी के माध्यम से ही प्राप्त
कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर ये राजनीतिक दल चाह जाए तो संघवाद सफल हो सकता है, अगर ये चाह जाए तो असफल भी हो सकता है। इसके अलावा सत्ता में साझेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम लोगों को, मान लो हम लोग बिहार हैं, भारत का इकाई है, अगर बिहार के लोगों को केंद्र सरकार में सत्ता में साझेदार नहीं बनाया जाए तो क्या बिहार भारत के साथ संघ बनना चाहेगा? ये चाहेगा कि हम अलग हो जाए, क्योंकि आप तो हमको सत्ता में साझेदार नहीं बना रहे हैं। तो सत्ता में साझेदारी भी संघवाद को प्रभावित करता है। अगर यहाँ से लोगों को, जो संघ है, उस संघ के हर इकाई से अगर लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जा रहा है तो सफल हो सकता है। अगर उसको सत्ता में साझेदार नहीं बनाया जा रहा है तो वो संघवाद जो है वो असफल भी हो सकता है, वो संघीय व्यवस्था असफल भी हो सकता है। समझी बात है? समझ में बात है? अगर हमको सत्ता में भारत सरकार साझेदार बनाती है बिहार के जनता को, यहाँ के प्रतिनिधि को, तो हम भारत के साथ रहना चाहेंगे। अगर हम लोगों को वो नहीं बनाए तो हमारे जो राजनीतिक दल है, जो सरकार है, वो इस बात पे आवाज उठाने लगी कि आप तो हमको केंद्र सरकार में साझेदारी नहीं बनाए हैं, तो हम आपके साथ क्यों रहे, और अलगाववाद आ जाएगा, वो अलग मांग करने लगेगा। और ऐसे ही अगर हर एक राज्य में होने लगे तो क्या हो जाएगा? सब राज्य टूट टूट के अलग होगा। ऐसा हुआ भी है सोवियत संघ के साथ, जिसको अब हम लोग रूस कहते हैं। तो रूस के साथ ये घटना हो चुका है। वहां के लोगों को उतना सत्ता में साझेदार नहीं बनाया गया, उतना महत्व नहीं दिया गया, तो टूट टूट के अलग अलग 15 गो नया देश बन गया। क्योंकि उनको जितना रूस का महत्व था सोवियत संघ में, उतना बाकी राज्यों को नहीं था, तो उन लोग अलग हो गए और सोवियत संघ टूट गया 1991 में। किताब में तो 1989 दे ले, लेकिन 1991 याद रखना, 26 दिसंबर 1991 को पूर्णतः ये खत्म हुआ था। आप लोगों को सिर्फ साल पूछता है 1991, खूब पूछेगा तो दिसंबर 1991। ठीक, इतना ही याद रखना है। तो आगे हम उसको देखने वाले हैं कि कैसे संघीय व्यवस्था क्रियान्वयन होता है। यानी अगर आपको संघीय व्यवस्था को सफल बनाना है तो संवैधानिक प्रावधान, नियम कानून तो होना ही चाहिए, जो कल हम लोग पढ़े। इसके अलावे लोगों को एक दूसरे में सहयोग, विश्वास, सम्मान, संयम भी होना चाहिए। उनको सत्ता में साझेदार भी बनाना चाहिए। अगर ये चीज हम नहीं करते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था सफल नहीं हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो उसको असफल मान लिया जाए, मतलब वो असफल हो जाएगा, तो विखंडन हो जाएगा उसका। ठीक, तो आगे कहानी देखते हैं। यहाँ पे देखो, कहा गया कि यदि कोई इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा सत्ता पर एकाधिकार चाहती है या उसके लिए प्रयत्नशील होती है तो अन्य इकाइयां, प्रांत, भाषाई, अन्य समुदाय जो इस प्रयत्न के साथ नहीं है या जिन पर यह सत्ता थोपी जा रही है, सत्ता में साझेदार के रूप में उनकी अनदेखी की जा रही है, उनमें विरोध, असंतोष पनपता है। अब देखो क्या किया जाए। दो एग्जाम्पल, मान लो एक हम लोगों का उत्तर प्रदेश और एक मान लो हम लोग के बिहार, बाकी के राज्य। मान लो ऐसा किया जाए कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसा किया जाए कि केंद्र में जो सरकार बनेगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही जनता चुन के जाएगा, बाकी 27 राज्यों से नहीं जाएगा। यानी केंद्र में सरकार कौन बनाएगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश के जनता। तो क्या बाकी राज्य के जो जनता है वो इस बात का समर्थन करेगा? उसमें असंतोष की भावना जगेगी कि केंद्र सरकार में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही क्यों, बाकी राज्यों का क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, और वो उससे अलग होना चाहेगा। या मान लो ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को ही केंद्र में सरकार बनाने की अनुमति होगी, वही केंद्र के चुनाव लड़ सकते हैं, वही चुन के जाएंगे, वही सरकार बनाएंगे, बाकी भाषाओं वालों को नहीं। तो बताओ क्या बाकी के जो भाषाएं हैं, टोटल यहाँ पे हम लोग को संविधान में 22 भाषा है, वो भी आज क्लास में शायद मिल जाएगा इसी चैप्टर में। तो एक भाषा आप हिंदी को रख दिए, तो बाकी जो 21 जिसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जिसको 21 भाषा और बचा, क्या वो भाषा के लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी लोग ही केंद्र सरकार में जाए? वो इसके खिलाफ हो जाएंगे, उनमें असंतोष की भावना फैलेगी और वो इससे अलग होना चाहेंगे। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि अगर कोई भाषा समूह वाला, जो भाषा में अधिक हो या कम हो, जो भी हो, या संस्कृति या क्षेत्र के आधार पे
वो अपने आप को बाकी से ऊपर करना चाहेगा और बाकियों को अपने से नीचे, तो बाकियों में उसके खिलाफ क्या होगा, असंतोष की भावना जगेगी और वो अपने आप को उससे अलग महसूस करने लगेगा, इससे अलगाववाद आएगा और संघ जो है वो टूट जाएगा। जैसा कि रूस में हुआ है, वहां पे सब कुछ रूस के वैल्यू था, रूसीकरण के वहां पे नीति अपनाई कि सब कुछ रूस के संस्कृति, रूस के भाषा, रूस के पढ़ाई लिखाई सब कुछ रूस वाला होगा। तो बाकियों की संस्कृति, बाकियों की भाषा सब संकट में था, उन लोगों में असंतोष की भावना जगी, वो अपने ही संघ के खिलाफ हो गए और 1991 में टूट के अलग हो गए। तो अगर इस तरह की चीजें हम करते हैं, कोई भी समुदाय विचारधारा अपना सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है कि सिर्फ हम रहे, तो बाकियों में क्या होगा, असंतोष के भावना जगेगा, वो इस चीज का विरोध करेगा और जैसे ही विरोध करेगा तो अलगाववाद आएगा, अलगाववाद आएगा और अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो फिर वो टूट जाएगा, टूटेगा तो संघ खत्म। तो संघ को सफल बनाने के लिए इन चीजों को भी ध्यान देना होता है। तो ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां विरोध प्रदर्शन करती है, अलग होने की मांग कर सकती है, हिंसा का भी सहारा ले सकती है, कई बार नौबत ऐसा भी बन सकता है कि गृह युद्ध भी हो सकता है। जैसे श्रीलंका के देख लो, श्रीलंका में वहां पे सिली भाषा को आगे बढ़ाया गया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया गया, जो श्रीलंका के मूल निवासी थे उनको प्राथमिकता दी गई, तो बाकी लोगों में असंतोष के भावना जगा, वो इसका विरोध किए, अलग होने की मांग करने लगे और इन सबों के कारण जब इसका निवारण नहीं किया गया तो वहां पे गृह युद्ध हुआ। यूगोस्लाविया में इस तरह की घटनाएं होने के कारण वहां पे विघटन हुआ। तो ये सारी चीजें हो जाती है, तो ऐसे में संघ सफल नहीं हो सकता है। ठीक, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की चीजों से गुजरे हैं, इस चीज को देखा गया है। एग्जाम्पल हम तुमको दो चार बता दिए, जैसे कि हम लोग श्रीलंका को देख लिए, यूगोस्लाविया को देख लिए, एक तो अभी तुमको एग्जाम्पल में खुद रूस को पढ़ना भी है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ ऐसे हम देश को उदाहरण में यहाँ पे लेने वाले हैं, तो कहा गया क्या, ये आप विश्व के कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेते हैं जहां क्षेत्रीय भाषाई विविधताओं को सम्मान न देने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन सत्ता में साझेदारी के प्रभावकारी साधन के रूप में यह संघीय व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध हुई, इसका विश्लेषण करें। संघीय शासन व्यवस्था स्थापित तो किया गया, कई सारे इकाइयों को मिलाकर के एक संघ तो बनाया गया, लेकिन वहां पे क्या किया गया, किसी विशेष भाषा को, संस्कृति को बाकियों पर थोपने का प्रयास किया गया और उससे क्या नतीजा हुआ, उसका क्या परिणाम आया, उसको हम लोग देखेंगे। और उसको देखने के लिए हम लोग देख लो सोवियत संघ। सोवियत संघ और रूस एक ही चीज है। 1991 से पहले इसको हम सोवियत संघ कहते थे, क्योंकि ये कई सारे इकाइयों को मिला करके बना था। सोचो जब सोवियत संघ टूटा तब जा करके 15 को नया देश बन गया, 14 या 15, ठीक। तो इतना देश बना, तो सोचो कितना बड़ा होगा। रूस एक ऐसा देश था, सोवियत संघ, उसके नाम में ही संघ जुड़ा हुआ है, तो संघवाद का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उसका नाम है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ एक ऐसा देश हुआ करता था जो दो महादेशों में था, एक एशिया में और एक यूरोप में। उसको टूट के रूस बना। रूस भी आज दो महादेश में है, वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ज्यादातर हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा अभी भी उसका यूरोप में पड़ता है। तो सोवियत संघ को देखो, यहाँ पे जो 1989 तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ना, यहाँ तुम लोग याद रखो 1991, ठीक। 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन। बुक में सुधार कर लो, 89 नहीं याद रखना है, 91 याद रखना है। और ये सवाल पूछा जा चुका है और सिर्फ वर्ष पूछा है। ऐसे हम बता दिए कि 26 दिसंबर को हुआ था। हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, रूस की क्रांति पढ़े हैं। रूस के क्रांति में एक व्यक्ति का हम नाम बताए थे, तुम्हें के याद है, मिखाइल गोर्बाचोव। रूस के कौन थे, इन्हीं के शासन काल में सोवियत संघ टूटा है। जब सोवियत संघ टूटा था तो उस टाइम सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचोव। उनके बारे में एक ब्रैकेट बना के दिए कि कब राष्ट्रपति बने थे, ठीक। तो इन्हीं के शासन काल में ये टूटा था। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचोव को इस्तीफा देना पड़ जाता है और 26 दिसंबर को सोवियत संघ
टूट जाता है। अब बाकी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका एक अलग कहानी है, रूस का वो अपना एक इतिहास है। इसको ऐतिहासिक रूप से भी देख सकते हो, राजनीतिक इतिहास में भी इसको रख के पढ़ सकते हो, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है। तो अगर आगे जाएंगे तो उस चीज को देखेंगे क्या हुआ था वो घटना। ऐसा मिखाइल गोर्बाचोव क्या कर दिया जिसके वजह से सोवियत संघ टूट गया, इनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो 26 दिसंबर 1991 को टूटा था, 25 दिसंबर को ये इस्तीफा दिए थे। ठीक, मुख्य रूप से तुमको याद क्या रखना है, 1991, थोड़ा अगर और डिटेल में जानना है तो दिसंबर 1991, एक से आगे तुमको याद नहीं रखना है। सवाल इतना ही से आएगा, डेट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो काफी टफ हो जाता है। इतिहास में डेट, महीना और साल याद रखना और नाम याद रखना बहुत कठिन काम है। जिसको ये याद हो गया फिर उसके लिए हिस्ट्री बस यूं ही है। हमारे जो प्रोफेसर मैम है वो कहती थी कि हिस्ट्री को मिस्ट्री समझ के पढ़ो, हिस्ट्री को मिस्ट्री बना दो। हिस्ट्री मतलब समझती है आगे क्या होने वाला है तुमको कुछ नहीं पता है, और इतिहास को जब पढ़ोगे उस तरह से तो अलग ही मजा आता है उसको पढ़ने में। ऐसे हुआ था, ऐसे एक बार जब इतिहास से कहानी तुमको याद हो गया, अब कोई तुमसे पूछे तो जितना बताने में तुमको मजा आएगा ना, जितना उसको सुनने में, भले क्लास में तुमको बोरिंग लगे, उबाऊ लगे, मुंह फाड़ के जमाई लेने लगो, क्योंकि ना तो वहां पे आपको डेट पता है, न तारीख पता है, मतलब वही तारीख नहीं पता है, न नाम पता है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तो पहली बार सुनते हैं तो लोड 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 माथा हो जाता है। लेकिन एक बार अगर कहानी सब याद हो और एक बार लेक्चर में उसको हम पढ़े, अब पीछे हमको पूरा कहानी याद हो, यहाँ पे टीचर तुमको बता रहा है, तुमको याद आया कि हाँ ऐसे 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 होता है, और इस चीज को महसूस कर सकती हो। हम बोले कि लास्ट में उसी तरह का क्लास होगा नवंबर दिसंबर में जाके, तो अगर आपको सारे कहानी के कुछ चीजें भी याद रहेगी तो जब हम वो क्लास लेंगे ना तो तुमको उसमें इंटरेस्ट जगेगा। फिर 1 घंटा क्लास चला कि 2 घंटा की 3 घंटा तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टॉपिक पर जमा रहेगा, तुम आगे टॉपिक पर ध्यान देते जाएगा, समय पता नहीं चलेगा। और जहाँ पहला बार सब नाम आता है, घटना पहला बार आता है, तो ये वाला के चक्कर में वो खत्म, वो के चक्कर में वो खत्म, फिर उबाव लगने लगता है, तखनी क्लास खत्म हुए। लेकिन एक बार टॉपिक पकड़ा गया थोड़ा बारे में जानकारी, फिर बात होने लगती है। जैसे भारत के राष्ट्रवाद पढ़ेगी ना, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब, तो वहां पे कुछ जमेगी, क्योंकि एक क्लास में हम पढ़े हुए हैं, और वही कहानी फिर से हमको थोड़ा विशेष करके पढ़ना है। यहाँ देखो, सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण था शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी में साम्यवादी दल था, यानी मेन यहाँ पे शासन कौन चला रहा था, साम्यवादी दल। साम्यवादी दल के गठन कौन किया था बताओ तो, कार्ल मार्क्स किया था साम्यवादी दल रूस में। रूस की क्रांति पढ़े ना, कौन क्या था, बोल्शेविक दल इसी का नाम था, लेनिन किया था, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, साम्यवादी दल। और चुनाव चिन्ह क्या रखा था, झंडा पे चिन्ह क्या रखा था, हंसिया और हथौड़ी, खुरपी लेके घूमी था, हंसिया और हथौड़ी या लाल रंग के झंडा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का अब कम्युनिस्ट विचारधारा के, अंग्रेजी में इसको कम्युनिस्ट कहते हैं, तो साम्यवादी विचारधारा की क्या चीज है, प्रतीक चिन्ह आजकल बन गया है। तो साम्यवादी दल के कौन किया था स्थापना, तो राजनीति में इतिहास होती तो ना बतेगो, कहाँ बतैलो। तो देखो यहाँ पे एक ही वो तो दल था, बोल्शेविक दल तो बेचारा खत्म हो चुका था, बोल्शेविक दल के सामने होकर कोई मतलब वो प्रभाव नहीं रहा था, तो ये दल था। इसने उज्बेकिस्तान तथा अन्य भिन्न भाषा संस्कृति वाले क्षेत्रों की आकांक्षाओं, उनके हितों को अनदेखा किया। यानी बाकी के जो 14 गणराज्य बने हैं ना, उन सभी के संस्कृति, भाषा, जो भी कल्चर था, उन सब चीजों को सोवियत संघ क्या कर रहा था, अनदेखा कर रहा था। ये जो साम्यवादी दल है उन चीजों को क्या किया, अनदेखा किया, उनको उतना ध्यान नहीं दिया। तो उन लोगों में असंतोष की भावना जगी, वो लोग इसका विरोध करने लगे। अब विरोध का रिजल्ट क्या आया, विघटन, अनदेखा किया गया। उनपे रूसी आधिपत्य का प्रयत्न ने भी विघटनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, उनपे रूसी संस्कृति को लादने का, रूसी भाषा को लादने का प्रयास किया गया। अन्य राष्ट्रीयताओं और जातीयताओं को शिकायत भी की कि संघ में सबसे बड़े गणराज्य रूस की भाषा एवं संस्कृति उन पर थोपी जा रही थी। ये लोग शिकायत भी कर रहे थे बार बार,
कि सोवियत संघ में रूस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा संघ में यही है, और इसकी भाषा, इसकी संस्कृति हमारे ऊपर लादने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दी, ध्यान नहीं दी। तो परिणाम क्या हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन। तो संघवाद को सफल बनाने के लिए क्या जो ये समझ में आ रहा है, लोगों को विश्वास होना चाहिए, लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी समान आदर भाव मिले। किसी एक को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो फिर संघ नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे वही तुमको बता दिया गया है कि रूस में, यहाँ पे देखो सोवियत संघ में मुख्य रूप से ये है, उतने बड़े सोवियत संघ में 42% आबादी किसका है? रूसियों का। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन था? रूस वाला। पूरे सोवियत संघ में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? 100 में से 52 रूस वाला है। तो इस संख्या में ज्यादा था, बहुसंख्यक था। और हमने पढ़े है कि बहुसंख्यक हमेशा क्या करता है? अल्पसंख्यक का शोषण करना चाहता है, वही कर रहा था। ठीक। उसके बाद कहा गया है कि केंद्रीय समिति में 85% सचिव रूस के, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 85% सदस्य रूस से, सेना में 88% लोग रूस के, और वो बड़ा बड़ा पद पर। यानी हर जगह कब्जा किसका? जबकि संघ में तो सब था, तो सबको सत्ता में साझेदार बनाइए, हर चीज में सबको बराबर के हिस्सा दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा कौन था? रूस के। विभिन्न गणराज्यों में रूसी नागरिकों की संख्या न सिर्फ बढ़ रही थी, बल्कि यहाँ स्थानीय लोगों की अपेक्षा अधिक नगरीय एवं समृद्ध भी थी। ये लोग ज्यादा समृद्ध भी थे, जनसंख्या में लोग ज्यादा बढ़ रहे थे अलग अलग संघों में। और ये सब वो कारण बना जिसके वजह से 1989 दिले 1991 में सोवियत संघ विखंडित हो गया, टूट गया। समझ गए? तो सोवियत, हम लोग का टॉपिक था संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन कैसे होता है। तो सोवियत कोई भी संघीय व्यवस्था को क्रियान्वयन के लिए पहले है यही चीज, उनमें आपसी विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, संयम हो और समान साझेदारी हो, तभी सोवियत संघ करें, कोई भी संघ व्यवस्था सफल हो सकता है। समझ गया? संघीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आपसी विश्वास, एक दूसरे का सहयोग, सम्मान, संयम और साझेदारी होनी चाहिए, तब जाके वो सफल होगा। और नहीं तो हम अपना वाला दूसरा पर लादने का प्रयास करेंगे या दूसरा वाला हमरा पर, तो हम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और संघ टूट जाएगा। तो रूस के उदाहरण से हम इसको समझ चुके हैं। क्लियर है? इसी प्रकार के कुछ घटना और घटा है, जैसे हमने के चेकोस्लोवाकिया में भी हुआ है, चेकोस्लोवाकिया में हुआ, फिर यूगोस्लाविया के भी अभी हम तुम लोगों को बता दिए कि यूगोस्लाविया में भी इस तरह के घटना घटा है। और इनकर तो आज जो गति होल है ना, भोरे भोरे गंगा माई के। बाकी और एक बात और, जिसने भी नाम रखा जबरदस्त नाम रखा। नाम कौन सी है? ऑपरेशन सिंदूर। जो आज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान के साथ, भोरे भोरे मजा आ गया मन खुश है। मारा 9 जगह मारा है ना, हो 9 जगह, 9 गो आतंकी अड्डा पर अटैक, हालत खराब करके रही है। क्यों ये नाम रखा गया समझ में आ रहा है? वहां पे कई सारे लोग छुट्टी मनाने गए थे, और उसमें से कुछ लोग जो थे वो नवविवाहित थे, नया नया शादी हुआ था, और अपना हनीमून या छुट्टी वगैरह जो भी कहो वो मनाने गए, जिंदगी की एक नया शुरुआत करने। और वहां पे पता है क्या किया गया था? उन लड़कियों को, महिलाओं को छोड़ दिया गया और उसके पति को मार दिया गया। और कहा कि हमको भी मार दो, तो नहीं मारा, कि जाके अपन सरकार के बताना। तो सरकार उसको बताया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू का जानेगा रे पाकिस्तान। जो भी हमनी के माँ बहन ही थी, जिनको अब सोचो जे अपना जिंदगी के नया शुरुआतें कर रही थी और उसको सिंदूर उजाड़ दिया मांग के। और हमने के संस्कृति में, खास करके हिंदू संस्कृति में, सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है बताने की जरूरत नहीं है।
अभी हम किसी को ऐसे सिंदूर लगा दे तो उसी क्षण से वो मेरी पत्नी बनेगी, इतना उसका कीमत है। किसी भी को भी हम लगा दिए तो वो सिंदूर उजारा था तो नाम बेकार रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। अब मार के धुआं धुआं के लिया, वहां चिल्ला रहा है कि यहाँ आतंकवादी नहीं था, मासूम बच्चे थे, लोग थे। तो हमनी वाला कौन था? हमने क्या आतंकवादी था? वो जो घूमने गया था आतंकवादी था? वो बेचारा जो घोड़ा लेके लोगों को इधर उधर घुमाता था, फोटो लेता था, उसको मार दिया, आतंकवादी था वो? रोजी रोटी अपन चलावे वाला व्यक्ति। तब बढ़िया किया। मन आज बिना से दम गदा गद है, जखनी याद आ रहा है लग रहा है पूरा भारत आज खुश है, जश्न के दिन है, जश्न मना ये वो किया कहिया पूछा है चीन के 1962 में हमने जो बड़ा दगाबाजी किया। 1962 में वो घटना हुआ था। 1945 में जब खत्म होता है ना विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी टाइम में रूस और अमेरिका को लेकर, रूस नहीं उस टाइम सोवियत संघ नाम था, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू होता है। और 1962 में 12th में पढ़ोगे, क्यूबा संकट होता है, एक घटना है। और उस क्यूबा संकट का फायदा उठाया चीन, हमनी पर अटैक किया था, ऊपरे जम्मू कश्मीर पर और नीचे अरुणाचल प्रदेश के पास। एक बदला तो लेना है, बस मौका नहीं मार के उसके नाक तो बैठल है और बराबर कर देना है। एगो तो अस्थिर होला, इनका तो अस्थिर करे, लेकिन आगे अस्थिर करे के जरूरत बार बार ना करता है, तंग करके धैले हमने छोड़ देते हैं कि जाओ अब सुधरे, कब सुधरे, तब सुधरे। आज मोदी जी के हर जगह प्रशंसा है। बाकी हम रोजगार गया तेल लेने, शिक्षा स्वास्थ्य गया तेल लेने, विकास गया तेल लेने, पहले हेने संभालो पहले ही। और आज मन खुश है, आज प्रधानमंत्री से कोई किसी का कोई शिकायत नहीं है, आज सब खुश है, बहुत बढ़िया। बदला लिया गया, अभी और लिया जाएगा। अब की मोदी चाचा कस के गरमाए हैं, लोग तो हम बताते हैं। ऐसा तो अनुमान है कि अगला इलेक्शन तक तो रहेंगे नहीं, रिटायर्ड हो जाएंगे। में तनी जे वो भूख मिटाइए लेकिन ऐसू जेकर ना कोई आगे ना कोई पीछे का से कहला भिड़ता है। बिना आगे पिछोला लाल बहादुर शास्त्री से इनका से भिड़ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी से, तो पूरा पाकिस्तानी दहेज मांग लिए थे, दे दे। उनका से कहा था मैं वो मीडिया वाली लड़की कि आप कश्मीर हमको दे दीजिए, हम आपसे शादी कर लेंगे। तो कही कि ठीक है, लेकिन दहेज हमको पूरा पाकिस्तान दो। क्या लड़के एक बेटो समझ गई? तो ये नाम आया तो याद आ गया, तो इसका भी हालत खराब हुआ है। एकरा हालत बैल आदमी के बुझाता नहीं है। 1971 में हमनी के देश के को महिला एक हालत खराब कर दी इंदिरा गांधी। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुआ, एक नया देश बना बांग्लादेश। बनवाने वाले कौन? इंदिरा गांधी। उस क्षण में हमारे पास एक ऑफर था, हम चाहते तो बांग्लादेश को अपने देश में मिला सकते थे, लेकिन भारत ये सब चीज नहीं करता। यही तेकर पहचान है, ये किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है और कभी किसी को पहले अटैक भी नहीं करता है। अलग देश बनवा दिया स्वतंत्र, नहीं तो अभी मेरा हिस्सा होता पोतावा। हमने बाप ये बेटा अगर बेटा के बेटा पोता, एक और नया देश बनेगा पाकिस्तान से टूट के, बलूचिस्तान। हमने के दो पोता, बड़का पोता बांग्लादेश और छोटका पोता बलूचिस्तान। तो आज मन खुश है, जश्न मनाने का टाइम है, मनाइए जश्न। बदला लिया गया है, कहिए से लोग के इंतजार था कि 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, और 14वां दिन शायद हो रहा है। 5 तारीख हुआ था ना घटना, अब जिस दिन है, लेकिन अब जिस दिन है डेट हमको कंफर्म नहीं याद है अभी फिलहाल, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मन खुश है, घूस घूस के मारे। भारतीय संघीय व्यवस्था के क्रियान्वयन का श्रेय इसके लोकतांत्रिक चरित्र को हो जाता है। देखो, सोवियत संघ टूट गया, चेकोस्लोवाकिया टूट गया, युगोस्लाविया टूटा, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, बेटवा के जो हाल हुआ ऐसे तो होबे किया, नया देश बना, ठीक। लेकिन भारत में ये सब चीज अभी तक नहीं हुआ है।
भारत में हम लोग को संविधान को 26 जनवरी 1950 से इसको अपना लिया गया है ना जी, चल रहा है ना, ये इस दिन से लागू है और उसी दिन से हम संघीय शासन व्यवस्था है। हमने के इतिहास में अभी तक कोई राज्य अलग नहीं हुआ है, बल्कि एक्स्ट्रा में वो राज्य जुड़ा है, सिक्किम। सिक्किम पहले हम लोग का हिस्सा नहीं था, इसको जोड़ा गया है, ठीक, शायद 1965 में, कंफर्म डेट नहीं याद है, ऐसी कोई डेट है, तो सिक्किम को जोड़े हैं। हाँ, हमारे अंदर ही बटा है, हमारे अंदर बिहार से उड़ीसा बना, हमारे अंदर बिहार से झारखंड बना है, हमारे अंदर पंजाब हरियाणा बटा है, हमारे अंदर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, हमारे अंदर तमिलनाडु से कट के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना है, लेकिन भारत के बाउंड्री से बाहर नहीं किया है, भारत के बाउंड्री के अंदर है। और ये हमने के लिए दुनिया में एक समझो कि एक उदाहरण है संघीय शासन व्यवस्था का, कि जब से बना है तब से यहाँ पे चल रहा है, और उसका वजह है यहाँ के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिस तरह से यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, बंटवारा किया गया है, वही वो चीज है जो आज तक हमने को ये सफल बनाए हुए है, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोग का भावना है आगे भी कोई खतरा नहीं है, इसी तरह से चलते रहेगा। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टी खाली अपन मतलब ना निकाले तब, ठीक। भारतीय संघ को भी कई तनाव, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ऐसा नहीं कि टकराव नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी इसी के चक्कर में मारी गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अलग देश के मांग, वहां पे खालिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में, और उसी के लिए जब ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाई तो उनको उनके अंगरक्षकों ने क्या कर दिया, गोली मार के हत्या कर दी। तो ऐसा नहीं है कि टकराव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि अलग होने का मांग नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत में रुपया के सिंबल को बदलने को लेकर के बवाल था कि क्या वो अपना अलग संविधान बनाएगा, अलग नियम बनाएगा, तो टकराव हुए हैं, समस्याएं आई है, चुनौती आई है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही चतुराई से और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको हल किए हैं, उन समस्याओं को समाधान किए हैं और भारत की एकता अखंडता को टूटने से बचाए हैं, वो बना हुआ है, ठीक। तो भारतीय लोकतंत्र ने भी अपनी विभिन्नताओं को संभालने के लिए, उन्हें सत्ता में सुधार बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमने के तो देश में इतना विविधता है जितना कि दुनिया भर के कोई देश में नहीं है। अंग्रेजों का कहना था कि भारत ज्यादा दिन लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, काहे हो, तो यहाँ इतना में विविधता है कि एक साथ रह नहीं सकता है, उस सबके मुंह पे तमाचा है। अब कुछ वर्षों में हम लोग 100 साल पूरा करने वाले हैं, 20 साल ना बचल है, 22 साल, 100 साल पूरा होगा, और हम लोग अभी तक सफल हैं। विविधता में भी एकता है, ठीक। तो अनेकता में एकता हमारे देश से सीखिए, ये हमने के देश में है। तो कई सारी समस्याएं हैं और हम लोग उसको संभाले हैं। संभाले कैसे हैं, सत्ता में साझेदार बना बना के। महिलाओं का शोषण हो रहा है, सत्ता में साझेदार बना दिए, 33%, 50% आरक्षण दे दिए। अनुसूचित जाति जनजाति वालों का शोषण हो रहा है, आरक्षण दे दिए, सत्ता में साझेदार बना दिए, कोई समस्या नहीं रहेगा, कहाँ समस्या जाएगा। जैसे ही लगा कि झारखंड के तरफ के जो लोग, उनको लगा कि हम बिहार के साथ सही नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए समस्या का समाधान होता है, अलग राज्य बन जाइए। हर समस्याओं का समाधान किया गया है, इसीलिए ये सफल है, ठीक। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम लोग सफल हैं। आगे देखिए, अब उबिएगा नहीं, अभी मात्र 5:30 हुआ है, ठीक। अभी कैसे छुट्टी, अरे पढ़े ना, छुट्टी करना जिंदगी भर तो छुट्टियां मनावेला। 50 साल के बाद रिटायर हो जाए, फिर खटिया पर बैठ के छुट्टी मनावित रही है। हमारे दादी छुट्टी मनावित ना है, रोज बाहर दिन सुतले रहा है, मनाई थे छुट्टी। अब छुट्टी मनाए तो उब गेले, छुट्टी एक दिन किस करके बता छुट्टिए चाहिए। छुट्टी ऐसे बोले थे ना, जैसे लगी थे ना कि ऑपरेशन सिंदूर सफल बना के ले आए कि आप तनी जश्न मनाए हमारा छुट्टी दो, बेटे चुपचाप देखो। यहाँ भारतीय संघीय इकाइयों का पुनर्गठन संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। कुछ राज्यों का गठन एक भाषाई समुदाय के लोगों के और एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर लाने के लिए भी किया गया है, जैसे तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के लिए, ठीक। तो कई सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जिनके उनका गठन ही भाषा और भौगोलिक क्षेत्र को देख के किया गया है।
ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उनको जो मांग है वो पूरा हो। ठीक। कुछ राज्यों का गठन सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा जातीय के विभिन्नता के आधार पर भी किया जाता है। जैसे हम लोग नागालैंड की बात करते हैं तो वहां पे यही बात आता है कि नागा जनजाति के जो आदिवासी हैं उनका एक अलग राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। तो इस तरह से भी बनाया गया है। यहाँ पे हर व्यक्ति के मांग को ध्यान में रखा गया और उसको पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था अब तक सफल है और हम लोग अगला जनरेशन है तो कोशिश करेंगे कि ये सफल ही रहे, यहाँ लोकतंत्र सफल रहे, क्योंकि देश के भविष्य हम लोग हैं। बुढ़ाऊ लोग तो गए, जो करना था कर लिए, अब क्या करी, अब जे करे के हा हम नहीं करे के हा। तो कुछ ऐसा करम कि भारत के दुनिया भर में फिर से वही सोने की चिड़िया वाला नाम से सम्मानित किया जाए। बोला जाता है कि एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। था में है में नहीं है। बनाना हमारे ऊपर है। हमारे जो भी पूर्वज रहे, चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जो भी हो, उन लोगों ने अपना कर्तव्य को निभाया, अपने जिम्मेवारी को निभाया। हमारे संविधान सभा में जितने भी लोग थे, ऐसा लगता है कि मानो उनका अवतारे हुआ, वो जन्मे लिए थे संविधान बनाने के लिए। इतना बेहतर बना के चले गए कि आज तक सफल है। तो उन लोगों ने अपना दायित्व निभा के चले गए। अब उस चीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम भारतवासियों पर है। कोई ना बढ़ाएगा तो हम बढ़ाएंगे, यही विचार है। सबको यही विचार रखना है, कोई नहीं बढ़ाएगा तो हम बढ़ाएंगे। अगर सबके मन में यही विचार रहे और विचार में जाके तो होगा। गांधी जी अकेले ही चल दिए थे दांडी यात्रा पर, चलो रे जे 78-79 को हमने चल सब, अकेले नहीं देखे थे, चल चले तो इरविन के दिमाग में टेंशन भर गया पूरा। वहां ब्रिटेन के संसद हिल गया। इरविन के बार बार पूछा जाए, तू क्या कर रहा है वहां रे, क्या हो रहा है? हम तो सोच में न कर, हम तो सोचली कि 78-79 को दिन मिलकर हम क्या कर ले। आई देखो तो क्या पता दुनिया तो इंतजार में बैठल हो कि कोई आगे निकले तब पीछे से हम उसको सपोर्ट करें। हमने की दिक्कत ये है, हीरो सब बनना चाहते हैं, लेकिन हीरो वही बनता है जो आगे शुरुआत करता है, और हम सब आगे शुरुआत करने से डरते हैं। सबके मन में तो था, तभी तो गांधी के साथ चले, लेकिन गांधी पहले चले तो वो लीडर बन गए, हीरो बन गए, और आप भीड़ का हिस्सा बन गए। तो काहे सोचती है कि हम अकेले, काहे ना अकेले, धरती पर पैदा तो अकेले ले लेला तू। इस सोचला कि सब पैदा लेती तो हम ले में आइला ना अकेले, चल जाए वो अकेले, रुक बहुत ना कि राधिका के साथे ले जाए, साथे पढ़ लखे, अकेले चल जाए। उस सब तो छोड़, कहो कि हमारे हाथ में ना है, भगवान के बियाह कर ले अकेले, रुकवा कि दोनों के एक के डेट बैठा तो एक के डेट पर दोनों शादी करम एक के जगह, एक मंडप में, लड़का अलग अलग होगा, एक ही मंडप में करेंगे। रुकवा ही सा जाके कह दे कि हमर हो गए, तू अपन समझित रह। आइया कि अकेले तो कौन, पूरा गांव जवार तो साथ आएगा। शुरू में कोई नहीं आता है, शुरू में तेरा सब गाली देगा, बाद में सब तो समर्थन करेगा। समझ गई? आगे देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सारी चीजों की है, सबको आदर देने का प्रयास किया है, इसीलिए सफल है। भाषा के आधार पे ही नागालैंड का जन्म हुआ, भाषा के आधार पे ही उत्तराखंड का जन्म हुआ है, इसी के आधार पर हम लोगों को झारखंड, भाषा संस्कृति के आधार पे ही। अरे देखने होगा डोगरी भाषा शायद है, ये थी देखो, है अब कंफर्म नहीं डोगरी है कि नहीं। जो किताब है ना, किताब के पलटो से पलटो तुम यहाँ और पलटो, उसमें देखो झारखंड कहीं लिखा हुआ है, झारखंड ना लिखा हुआ है, तो उसमें भाषा सब 2200 दिया हुआ है। तो ज्यादातर तो भाषा है तो राज्य के नाम पे ही है। जैसे आंध्र प्रदेश में तो वहां पे तो तुमको तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल होगा, केरल में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली,
ऐसे करके ज्यादातर भाषा उन राज्यों के नाम पे ही है, लेकिन कुछ है जिसे हाँ एक हो सकता है तुमको संथाली भाषा, क्योंकि संथाल जनजाति जो है वो कहाँ था मुख्य रूप से, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े ना है, कहाँ था, कहाँ थे, कभी कभी गलती हो जाता है माफ कर दियो, उन लोग के नाम में था लगावे का औकात नहीं हमार, कहाँ थे, झारखंड के छोटा नागपुर में, वहीं पे न थे, तो उनकी भाषा क्या थी, संथाली भाषा एक अलग है जनजातियों की, मुंडा जनजाति थे, दिमाग हमार दही हो जाए। संथाल सिद्धू कानू थे, गड़बड़ हो गया, सिद्धू कानू थे संथाल में, तो वो लोग थे ना, तो वो भाषा तुमको वहां पे मिल सकता है। मोबाइल बज रहा है, ये बज रहा है, हेलो अजी सर अभी क्लास में है सर, क्लास से निकल के कॉल करेंगे 10 15 20 25 मिनट, हाँ क्लास ले रहे हैं, रखिए ठीक ठीक। देखो यहाँ के देखो, तो ऐसे करके हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण हुआ है। अब देखो भाषा नीति, नया टॉपिक, भाषा नीति क्या है, अगर पूछ दे, इस सवाल पूछा गया है इसलिए बता दे रहे हैं, पूछे भाषा नीति क्या है तो तुमको क्या लिखना है, देश में भाषा के आधार पर होने वाले अराजकता अथवा विद्रोहों को होने से रोकना भाषा नीति कहलाता है। हमारे देश में भाषा के आधार पर भी हिंसात्मक घटनाएं घटी है। आंध्र प्रदेश को बनने के पीछे बहुत बड़ा घटना है, श्री रामलू लाजू मर गए इसी के चक्कर में, बेचारे भूखे रह रह के, सब एक क्लास में बताए थे तू नहीं के, ठीक रह के भूखे मर गए, तब जाकर के कहा गया कि नहीं अब बनाना चाहिए, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया, इस सब तो उन्हीं के पीछे बताए हुए। तो भाषा के आधार पे हमने कि यहाँ हिंसात्मक घटनाएं घटी है, अराजकता भी आया है, विद्रोह भी हुआ है, तो जब हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, भाषा नीति। अलग अलग राज्य बनाए ना, नीति को जैसे बनाए कि भाषा के आधार पर राज्य बना दे और इस समस्या से निदान पाए, समाधान ढूंढे उसका, तो इस तरह के नीति को हम क्या कहते हैं, तो कम से कम इतना लिखना है, हमनी के देश विविधता वाला देश है, 114 गो यहाँ प्रमुख भाषा, बोलियां लगभग 1654-53 गो है, इतना मैंने बोली या भाषा में अंतर होता है, भाषा एक बड़े क्षेत्र में हो जाता है, बोली छोटे क्षेत्र में, ठीक, तो इतना बड़ा बोली है 1600 से ऊपर, 114 गो भाषा है, जिका में से 22 भाषा तो हमनी के संविधान में है, अनुसूची कै में है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं को रखा गया है, भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, और एक बार सवाल पूछा गया था ना कि हिंदी को छोड़कर भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो हिंदी को हटा दो तो कै गो बचा, तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, एक बार पूछ चुका है, सवाल वही है, कोई टीचर मान लो कभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन लॉजिकल सवाल है, अगर इतना भी आप भेजा नहीं लगा सकते हैं, मतलब मैथ के मामले में आप 0, तो उस तरह से भी पूछ सकता है। तो यहाँ से दो चीज, भारतीय संविधान में 22 भाषा है, अनुसूची 8 में है, हिंदी छोड़ के पूछे तो 21 गो है। भाषा की इतनी विविधता के कारण कभी कभी देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, आपसी टकराव हो जाता है, हिंसात्मक घटनाएं घट जाती है, जिससे निपटने के लिए भाषा नीति का प्रयोग किया जाता है, यही तो भाषा नीति। अब है हमनी के केंद्र सरकार के शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति और पूरा खाली केंद्र सरकार के शक्ति ये पढ़ना है, फिर केंद्र राज्य के बीच संबंध, तो हम सोच रहे हैं कि पूरा कल पढ़ा दे, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद उन्हीं के शुरू हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। कल मेरा क्लास, कल गुरुवार है, इंग्लिश होगा और बुक होगा, ठीक, मोटी की पनोरमा, चैप्टर कौन सा है जी, तीसरा, गिल्लू पढ़ना है, अरे इसे तो मजा भी जाएगा गिल्लू के पढ़े में, है ना, गिल्लू के लिख के रखा है, सीधे पढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग गिल्लू को पढ़ेंगे कल और मंडे को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक ना, आज आप लोगों को हम यहीं पे छोड़ देते हैं।